जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जेवलिन थ्रो के बारे में। तो अभी रिसेंटली यार हमारे देश ने गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में, है ना। तो थोड़ी सी हमारी कहीं ना कहीं रुचि जरूर जेवलिन थ्रो के बारे में बढ़ी हुई है। लगभग जितने भी यंगस्टर्स हैं सबकी रुझान इसकी तरफ बढ़ा हुआ है ना। तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है यार जेवलिन थ्रो के लिए, आपने देखा होगा आपके नीरज सर ने, हमारे नीरज सर ने, प्यारे नीरज सर ने जेवलिन थ्रो किया, वो कितने फिट हैं, है ना। और किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप जेवलिन थ्रो करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मस्कुलर बॉडी, मस्कुलर पावर ही होना चाहिए जेवलिन थ्रो करने के लिए। कुछ ना कुछ फिजिक्स वाला फिनोमिना भी इसके पीछे इन्वॉल्व होता है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, है ना, कि आपको पूरी चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। भाई हमारी प्यारी सी ऑडियंस है एनटीएससी वाली, तो जितनी भी चीजें आपके लेवल पे बेस्ट होंगी मैं सारी चीजें ट्राई करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10। दिस इज कुणाल। तो भाई आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपने हीरो की फोटो देख लो, ठीक है। अपने हीरो की, जो हमारे देश के हीरो हैं नीरज भाई साहब, ठीक है, इनकी फोटो देख लो, ध्यान से देखो। ये हमेशा जेवलिन कहाँ फेंकते हैं आप कभी भी देखोगे, ठीक है। इन्होंने अभी जो रिकॉर्ड बनाया है वो कहाँ कितने मीटर का बनाया है, 87.58 मीटर के अप्रोक्सीमेट इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है ना। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं फेंका गया है, इससे भी ज्यादा फेंका गया है। पहले भाले जो फेंके जाते थे वो अप्रोक्सीमेट हाईएस्ट 104 मीटर तक भी फेंका गया है, बट तब भाले की डिजाइनिंग कुछ और होती थी, अब भाले की डिजाइनिंग कुछ और कर दी गई है। ड्यू टू दैट रेंज आपकी कम हो जाती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाले पे हमारी जो एक चीज आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो मैं आगे आपको टर्म समझाऊंगा अच्छे से, वो थोड़ा पीछे होता था, जहां वो एयर ड्रैग फोर्स को बैलेंस कर लेता था दोनों एक दूसरे को। ड्यू टू दैट वो भाले फ्लैट गिरते थे, ठीक है। तो उसमें काफी ज्यादा परेशानियां भी आती थी। बट हमें क्या क्या चीजें समझनी, हमें उतनी डीप में नहीं जाना है, क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या एक्चुअल फिनोमिना इन्वॉल्व होता है, बस हमें वो समझना है, ठीक है। तो भाई एक बार जय हिंद हम सभी लोग बोल देंगे, इनके लिए कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, हमारे हीरो के लिए, ठीक है। तो अपने हीरो को यार आप लोग कहीं पे भी देखोगे, किसी भी पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, इवन आप देख लो ये 2018 की फोटो है, कुछ 2020 की है, ठीक है, कुछ 2021 की है। आप कहीं पे भी देखोगे तो एक चीज मान लो, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अपने हीरो का लिया है, एक अलग भी एथलीट का लिया है, तो किसी भी जेवलिन थ्रोअर के अगर आप पिक देखते हो उसका, तो एक चीज आपको हमेशा कॉमन दिखती है, दैट इज कि वो अपने आई के पैरेलल फेंकते हैं, ठीक है। जहां भी वो देखते हैं, ये देख रहे हैं तो इसके पैरेलल ये फेंक रहे हैं, यहां पे अगर ये देख रहे हैं तो इसके पैरेलल ये फेंक रहे हैं। कहीं पे भी आप देखोगे, इसको भी देखोगे, ये एथलीट जो है तो ये अपने आंख के पैरेलल ही फेंकता है, ठीक है। तो पहली चीज जो समझने वाली भैया, सबसे पहला फिनोमिना क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, तो आप सिंपल सा बोलोगे, सारे बच्चों की जुबान पे होगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है ये ध्यान से समझो। जैसे अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पेन मांगा या कोई बॉल मांगी या कोई भी एक छोटी सी चीज मांगी आपसे कि भैया ये फेंक दो मेरी तरफ, तुम क्या बोलते हो, ऐसे फेंकते हो। ऐसा नहीं कि पेन तुम्हारा ऐसे स्ट्रेट जाता है, तुम फेंकते हो ऊपर की तरफ ताकि एक लेवल के बाद उसके हाथ में ही गिरे, ठीक है। एक लेवल के बाद, जैसे सेम लेवल पे हाथ है तुम्हारा, तुम ऐसे फेंकोगे ऊपर की तरफ ताकि उसके हाथ पे ही जाके गिरे। तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुम कोई भी बॉडी अगर फेंकते हो तुम ऊपर की तरफ, तो वो पैराबोलिक पाथ, कुछ ये वाला पाथ होता है, कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरता है, ठीक है। ये पाथ यहां से अगर तुम फेंकते हो, ठीक है, फेंकोगे कुछ, इसको इनिशियल वेलोसिटी दोगे, ये तो ऑब्वियस बात है। तुम फेंके, यहां पे तुम्हारा दोस्त था, तो ये पाथ जो पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ पे जो पार्टिकल मोशन करता है, उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके लिए इनिशियल कंडीशन क्या है कि आप इनिशियली में बॉडी को क्या देते हो, वेलोसिटी देते हो। बट जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है कि आप ये हॉरिजॉन्टल है, तो इससे किसी ना किसी एंगल पे आप क्या दोगे, इसको वेलोसिटी दोगे। यही कंडीशन किसकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की। अगर आपको पैराबोलिक पाथ पे मोशन कराना है अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी को पैराबोलिक पाथ पे चलाना है, देन यू हैव टू गिव वेलोसिटी इन एट एनी एंगल, ओके। उसे किसी एंगल पे आपको क्या देना होगा, वेलोसिटी देना होगा। क्लियर। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार यहीं से होगा, हो सकता है आप वर्टिकल से भी दे रहे हो, तो वो डिपेंडेंट है, पैराबोलिक पाथ बदल जाएगा बस। क्लियर। चलो अब आगे, यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन तो कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर बार आप फेंकते हो आंख के पैरेलल, तो ये क्यों करते हैं। नॉर्मल देखो, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम जब नॉर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं भाई जो मैक्सिमम दूरी फेंकना है उसे बोलते हैं रेंज। जो मैक्सिमम दूरी आप फेंकते हो, जो हमारा बॉडी फेंकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं,
ठीक है, जैसे यहां से अगर मेरी बॉडी फेंक रही थी, रुक जाओ मैं नीचे समझा देता हूं, यहाँ पे आराम से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां से अगर तुम बॉडी फेंकते हो और बॉडी गई यहां पे, जेवलिन भी थ्रो करोगे तो पाथ यही रहता है, ये आपका क्या है, अर्थ का लेवल। तो तुम यहां से फेंके थे और यहां पे गई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाबू रेंज। ठीक है, और यही जिसका ज्यादा होता है, आपने देखा होगा 87.58 मीटर इन्होंने फेंका था, तो यही रेंज क्या थी, यही थी। मतलब जितना दूर आप फेंकते हो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज क्या होता है, जितना आप ज्यादा फेंकोगे उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहां नहीं बताने वाला हूं, वो आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। अब नॉर्मल जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बोलते हैं रेंज मैक्सिमम के लिए, रेंज अगर आपको मैक्सिमम कराना है तो आपको थीटा क्या रखना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा आपको क्या रखना होता है, ये वाला एंगल क्या रखना होता है, ये रखना होता है 45 डिग्री। ठीक है, ये आपने जो थीटा यहां रखा है इसको रखना होता है 45 डिग्री। इस पे क्या आती है, मैक्सिमम रेंज आती है। जितना भी आप दूर फेंकोगे, किसी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हो अगर आप, तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस एंगल पे मिलेगी, आप अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर कर देते हो तो। बट यहां पे हम एक चीज को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, वो क्या, एयर को। ठीक है, हम हमेशा एयर को निग्लेक्ट करके चलते हैं। आप आगे जब पढ़ोगे 11th-12th में बढ़िया से जब इसको पढ़ोगे तो वहां पे एयर को निग्लेक्ट नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स में आपको निग्लेक्ट कराया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं कराया जाएगा, तो वहां पे वो सारी चीजें आएंगी। बट एयर को निग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप जेवलिन फेंकते हो तो काफी सारे फैक्टर्स आते हैं, एयर सबसे मेजर फैक्टर एयर ही आता है। एयर भी कुछ फोर्स लगाता है, उसके पास क्या है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। ड्यू टू दैट आपका ये थीटा, इस केस में जब आप जेवलिन फेंकते हो तो ये थीटा क्या होना चाहिए, ये 32 डिग्री से 37 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे नीरज सर जो हैं इन्होंने अपने आप को इतना प्रैक्टिस कराया है, इतनी अपने आप को एक्यूरेसी दी है कि जितनी भी थ्रो करते हैं सारी थीटा क्या होती है, 32 से 37 डिग्री के बीच में ही लाई करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आप देखोगे आई पैरेलल फेंकने का राज क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है उससे कितना डिग्री बन रहा है, ये हर केस में बोलोगे 32 से 37 डिग्री के केस में फेंकेगा। अगर कोई बेस्ट एथलीट है तो उसकी हर बार रेंज क्या होगी, मैक्सिमम करने के लिए आपको जो थीटा है वो क्या लेना होगा, 32 से 37 डिग्री, किसी भी केस में जब आप मैक्सिमम थ्रो करना चाहते हो। क्लियर, पहला चीज क्लियर। अब भाई बात कर लेते हैं एक एक करके कौन कौन से फिनोमिनाज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो सबसे पहला फिनोमिना जो आता है भाई वो हमने पढ़ लिया, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन तो है, बट आप जो भाला फेंकते हो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाना चाहिए मैक्सिमम के लिए, तो बोलोगे 32 से 37 डिग्री होना चाहिए एंगल। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज जो आती है भाई वो क्या आती है, मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम ट्रांसफर मैं नीचे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, एडिटिंग करूंगा तभी तो दिखेगा, नीचे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखोगे आप, हमारे नीरज सर पीछे पहले जाते हैं, ठीक है, चल के आते हैं, फिर हाथ को अपने स्ट्रेट करते हैं और अपने जेवलिन को ऐसे स्ट्रेट करके फिर ऐसे फेंकते हैं। वो फिनोमिना है क्या, बेसिकली मोमेंटम बोल सकते हो या फिर इंपल्स बोल सकते हो, दोनों चीजें हैं, सारी दोनों चीजें मैंने पढ़ा रखी है। मोमेंटम ट्रांसफर या इंपल्स ट्रांसफर, अपने बॉडी जो अपना उसका सिस्टम है उनका बॉडी वाला, पूरा बॉडी का मोमेंटम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, जेवलिन में, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी बॉडी की वेलोसिटी को एक्सचेंज करके कहाँ ले जा रहे हैं, उस पे। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो बोला जाता है भाई कि जो एक एथलीट दौड़ता है वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर, जो आप रनअप लेते हो वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर की रनअप लेते हैं। बट जब वो वेलोसिटी मिलती है किसको, जेवलिन को, ठीक है, जो वेलोसिटी जेवलिन को मिलती है ये अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। अब बोलोगे भैया कि मैं तो 20 दौड़ रहा था बट ये 100 कैसे पहुंच गया, है ना, मैं तो 20 दौड़ रहा था बट ये 100 कैसे पहुंच गया। तो ध्यान से समझो, मोमेंटम ट्रांसफर मैंने बता रखा है। मान लेते हैं ये हमारे क्या है, नीरज भाई साहब हैं, ठीक है, ये हमारे नीरज भाई साहब हैं, ध्यान समझो। ये उन्होंने भाला लिया है, ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पे गए और भाले को दिए u वेलोसिटी, ये स्टार्टिंग में जब दौड़ रहे थे इनकी थी v वेलोसिटी, ठीक है, और वो क्या हो गए, यहाँ पे खुद पे गिर गए, कुछ इनके पास भी मोमेंटम था, ठीक है। गिरने के बाद ये पैर अपना, देखोगे वीडियो में देखा होगा आपने, पैर लगा के अपने आप को रोकते हैं, काफी तगड़ा पैर लगता है उसमें, मतलब इनके पास भी मोमेंटम है, ट्रांसफर होता है लेकिन टोटली नहीं। अब मोमेंटम मैंने बताया क्या होता है, ये भाले का मान लेते हैं कुछ स्मॉल मास m है, ये कैपिटल मास हमारे नीरज सर का है, ठीक है, इन्हीं से समझेंगे। और टोटल सिस्टम की वेलोसिटी है v,
फाइनली ये क्या हो गए, हमारे रेस्ट में हो गए। ठीक है, मान लो वैसे इनके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी जो कि उन्होंने पैर से लगा के रोका है, पैर से, तो उसको नेग्लेक्ट अभी करके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल मास इंटू जीरो, ये मान लेते हैं रेस्ट में। ठीक है, और ये स्मॉल मास क्या है हमारे जेवलिन का, इंटू इसकी यू वेलोसिटी इसको मिल गई है। तो यहां से अब जब यू निकालना चाहोगे आप, तो ये आएगा v इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम। अब आपको पता है भाई ये v से कितना बड़ा है, ये u जो आ रही है आपकी, वो इनिशियल जो सिस्टम था आपका क्या v से दौड़ रहा था, u जो आपका क्या है जेवलिन, तो आपसे v से बड़ा है या छोटा है तो इसका अंदाजा कैसे लोगे। नीरज सर का वेट ले लो, मान लो अगर 70 kg, ठीक है, और तुम ले लो मास स्मॉल एम, मान लो 5 kg। एग्जाम्पल लेके समझते हैं भाई कि हमारी जेवलिन को कैसे वेलोसिटी ज्यादा मिलती है, ड्यू टू इंपल्स ट्रांसफर या फिर मोमेंटम ट्रांसफर। तो यहाँ पे अगर देखोगे u क्या है, जेवलिन का थ्रो v ये है, और 70 प्लस 75 अपॉन 5 कर दोगे अगर आप, तो ये क्या आएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 5, 15 पछे 75, मतलब u क्या है भाई 15 टाइम्स ऑफ v। मतलब समझ रहे हो कि पहले जब नीरज सर दौड़ रहे थे उनकी वेलोसिटी थी v और जेवलिन की वेलोसिटी u, मतलब 15 गुना ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं अगर टोटल करेक्ट ट्रांसफर कर पाते तो। बट ऐसा होता नहीं है जब वो दौड़ते हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे नीचे देखना, पैर अपना लगा के उनकी अपने मोमेंटम, जैसे वो जब दौड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कुछ मोमेंटम फाइनल, ये क्या था भाई, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही तो मैंने लगाया था। तो फाइनल मोमेंटम में ये जो जीरो है, ये जीरो एक्चुअली नहीं होता, ये भी मान लेते हैं कुछ v1 होता है। ठीक है, जिसको कैसे रोकते हैं, वो पैर लगा के रोकते हैं, अपनी वेलोसिटी को कम करते हैं पैर लगा के। ठीक है, पैसा नहीं, पैर, पैर लगा के अपनी मोमेंटम को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, कम करते हैं वो। ठीक है, रजिस्ट करते हैं। क्लियर है। तो टोटल मोमेंटम तो नहीं ट्रांसफर हो पाता है, बट लगभग 5 गुना, लगभग वेलोसिटी जो होती है वो 5 टाइम्स ऑफ v क्या होती है, ट्रांसफर हो पाती है। आप बोलोगे अगर आपसे पूछा जाए कहीं, तो अप्रोक्सीमेट 5 गुना क्या होती है, ट्रांसफर हो पाती है मोमेंटम आपकी, बस उससे ज्यादा नहीं। क्लियर। जो वेलोसिटी ट्रांसफर कर पाता है कोई एक एथलीट अपनी जेवलिन में, वो लगभग कितना कर पाता है, तो बोलोगे आप सिर्फ 5 गुना। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा फिनोमिना यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं वही वाला फिनोमिना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉडी क्या कर रही है, पहले दौड़ते हुए आ रही है, दौड़ते हुए आ रही है, एक पैर आगे पीछे लिया, इसको क्रॉस ओवर फुट बोलते हैं। ठीक है, ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, पोजीशन में लाते हैं, पहले स्ट्रेट दौड़ते हो आप, ठीक है, सीधे सीधे, फिर एक पैर पीछे रखते हो, एक पैर आगे, कुछ देर तक यही मोशन करते हो, दिस इज क्रॉस ओवर मोशन। अब इसमें आप अपने आप को राइट पोजीशन में ले आते हो जब आपको भाला फेंकना है, जैसे यहाँ पे देखो। अब इसके बाद एक पैर पीछे रखा आपने, इसको फोर्स करा, इसको पीछे रख के, इसको यहां से अब रिलीज करने वाले, इसको रिलीज टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, रिलीज टाइम, यहां से आप क्या करते हो, रिलीज करते हो इसको। अब रिलीज कर रहे हो तो कुछ इसको v वेलोसिटी दे रहे हो, बट आप देखोगे मैन भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बोल सकते हो कुछ इसके पास भी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमने जो नीरज सर का माना था, मास इंटू जीरो वेलोसिटी, ये एक्चुअली जीरो नहीं होती है, ड्यू टू दैट हम 100% मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर पाते। क्लियर, लगभग 5 टाइम्स कर लेते हैं, सो दैट बी से कि हमारी जो वेलोसिटी वो ट्रांसफर होती है जेवलिन में कितनी, 5 टाइम्स ओनली। क्लियर, चलो यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे जब ये जेवलिन हाथ से, मान लो ये हाथ से छूट रही थी, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, रिलीज एंगल बोल सकते हो, थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू, मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, और ये एंगल ऑफ रिलीज भी इसको बोलते हैं। क्लियर, अब ये हमारी जेवलिन थी, जेवलिन आपने जब फेंका तो ये पैराबोलिक पाथ, ये जो आपने डैश डैश देख रहे हो, ये क्या है, पाथ ऑफ जेवलिन है ना, ये क्या है, पाथ ऑफ जेवलिन है। ये जेवलिन जो आप फेंक रहे हो उसका पाथ एक्चुअली क्या होगा, यही होगा। तो ये इस तरीके से कुछ पाथ, पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करता है। हर जगह पे आप देखोगे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये होगी, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे हमेशा, अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है तो जस्ट क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे, वो क्या दे देगा, मोशन भी दे देगा उस बॉडी का, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दे देगा। ठीक है, नेट वेलोसिटी। क्लियर है, नेट वेलोसिटी। और हमेशा नेट वेलोसिटी के अपोजिट में क्या लगता है, जो मोशन होता है उसको अपोज करता है क्या, एयर फ्लो। ठीक है, एयर फ्लो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट ये एक्ट करता है। तो यहां पे लिख लो क्या, तीसरी क्वांटिटी क्या है भाई, एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है। ड्यू टू दैट हम क्या करते हैं भाई, थीटा को 45 ना रख के थीटा को क्या रखते हैं, 32 से 37 डिग्री ही रख पाते हैं। क्लियर,
हम क्यों रखते हैं भाई? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब आप 11th में जाओगे तो। क्लियर है? तो दोनों चीजें बेस्ट तरीके से मैंने यहां पे समझा दी। ठीक ठीक। अब एक और चीज बचती है, वो क्या बचती है भाई? एक और चीज बचती है, वो क्या बचती है? बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी। एक और चीज इसमें इन्वॉल्व है, वो क्या बचती है? आप उसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं भी, आप वीडियो पॉज करिए, उसको बताइए। एक और चीज जो बचती है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप देखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, जैसे ध्यान से समझो। अगर मुझे इस पेन को अपने हाथ पे किसी पॉइंट पे बैलेंस करना है, मैं अगर इधर इधर रखता हूं तो ये गिर जाएगा, अगर इधर रखता हूं तो इधर गिर जाएगा, अगर बीच में रखता हूं तो कुछ टाइम के लिए रुकेगा बट फिर गिर जाएगा, फिर अगर एक पॉइंट तक खिसकाते खिसकाते मैं लेके जाऊं। आपने अवेंजर्स इन्फिनिटी देखा होगा, तो जो हमारे थैनोस सर थे, है ना, थैनोस सर, उन्होंने एक चाकू को बैलेंस किया था, बोला था ये संसार बहुत ही संतुलित है, हमें इसका संतुलन बना के रखना है। तो ये संतुलन बनाने के लिए आपको अगर इस पेन को संतुलित करना है अपने हाथ पे, तो आपको अपने हाथ का पॉइंट कहां रखना होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। मतलब हम क्या बोलते हैं कि पूरे पेन का मास उसी पॉइंट पे क्या है? केंद्रित है, उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। पूरे पेन का मास कहां लाई करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे। जैसे हम बोले कि अगर इस पॉइंट को आप पकड़ो तो इसी पे क्या है? पूरा मास लाई कर रहा है, हम उसी को उठा ले रहे हैं। ठीक है, और हमेशा ग्रेविटी क्या लगती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही हमेशा आपकी जो ग्रेविटी लगेगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगेगी। ठीक है, तो यहां पे पहले जो मैंने बोला ना कि आपके जेवलिन क्या होते थे? फ्लैट गिरते थे। वहां पे क्या होता था? एयर रेजिस्टेंस बैलेंस कर देता था किसको? ग्रेविटी को, जो आपका ग्रेविटी फोर्स लगता है। ड्यू टू दैट जब यहां पे आपका ये मोशन आता है, यहां से फ्लैट होता है भाला, तो ये ग्रेविटी नीचे लगती थी, इसके एयर का कुछ कंपोनेंट ऊपर लगता था, एयर फोर्स। ये क्या करते थे? एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे। ड्यू टू दैट ये नीचे ऐसे ही फ्लैट गिर जाता था। ठीक है, ऐसे ही क्या करता था? फ्लैट गिर जाता था। बट बाद में हमें लगा भाई कि फ्लैट गिरने से लॉस भी हो सकता है, ठीक है, चोट लग सकती है, मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती थी कि हम इस एंड से नापे या इस एंड से नापे। तो ड्यू टू दैट हमने क्या किया? इधर 4 सेंटीमीटर तक के बाद आपकी ग्रेविटी को शिफ्ट कर दिया, जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास भी इसको बोलते हैं, कि टोटल मास इसी पॉइंट पे केंद्रित होता है। तो वो जी यहां एक्ट करने लगता है। ड्यू टू दैट ये क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है। क्लियर? रोटेट करेगा तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, है ना, ये भाला कुछ कैसे गिरेगा भाई? ऐसे गिरेगा। क्लियर? तो जिस पॉइंट पे ये क्या करेगा? डिग करेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जिस पॉइंट से हमें मेजरमेंट करना है। क्लियर है? क्लियर है? तो हर एक चीज यहां पे देखो, बॉडी का मोशन इधर था तो एयर का फ्लो, जो एयर का रेजिस्टेंस था वो क्या था? जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल सकते हो ऑफ जेवलिन, या फिर जस्ट अपोजिट टू वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है भाई? जिस पॉइंट पे मास क्या होता है? टोटल केंद्रित होता है। तो आप बोलते हो जो प्रोजेक्टाइल जेवलिन है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप जब जेवलिन फेंको तो मास कुछ आगे की तरफ लाई करे, ना कि आधे वाले पॉइंट पे। ठीक है, हो सकता है आधे वाले पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर 3-4 सेंटीमीटर आगे हो। ड्यू टू दैट वो जब फाइनल प्रोजेक्टाइल से नीचे गिर रहा होगा, फाइनल प्रोजेक्टाइल से नीचे गिर रहा होगा, वो रोटेट करके ऐसे गिरेगा, किसी एंगल पे ही गिरेगा। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें क्या क्या चीजें थी, है ना। अगर नहीं क्लियर होगी तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या क्या चीजें नहीं क्लियर है। आई विल क्लियर ऑल ऑफ देम इन कमेंट। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे डाउट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम। ओके, एंड थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो अपना।